शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी के साथ ससुराल में मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया और मारपीट करके पत्नी को ससुराल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 498A के अधिकतर हर मामले में इस तरीके के आरोप देखने को मिलते हैं जो एक पत्नी अपने पति पर लगाती है। अगर आपके ऊपर भी 498 का कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो ये जजमेंट आपके आने वाली है बहुत ज्यादा काम, क्योंकि इस जजमेंट के माध्यम से हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को, सभी मुलजिमों को यानी पति और ससुराल वालों को दोष मुक्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अब इस जजमेंट के माध्यम से मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आधार मानकर हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को दोष मुक्त कर दिया। आप भी चाहें तो अपने अगर किसी केस में, अगर आपका कोई 498A का केस चल रहा है, तो अपने केस में उन पॉइंट्स को ढूंढकर, उन पॉइंट्स को आधार बनाकर आप भी इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं और 498A के मामले से दोष मुक्त होकर बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब इस मामले में भी 498A के वही सब आरोप देखने को मिले जो 498A के हर केस में देखने को मिलते हैं। जैसे पत्नी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, उसे ताने दिए जाते थे, टॉर्चर किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी, दहेज की मांग पूरी ना होने पर पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी और मारपीट करने के बाद पत्नी को ससुराल से बाहर निकाल दिया। इसी तरीके के आरोप हर केस में 498A के दिखते हैं, जैसे कि मारपीट, दहेज की मांग, ससुराल से बाहर निकाल देना, उसे ताने देना, प्रताड़ना करना। अब इन आरोपों पर कौन से अहम 4 पॉइंट्स पर हाई कोर्ट ने ध्यान दिया और उन 4 पॉइंट्स के बाबत कैसे हाई कोर्ट ने पति और सभी ससुराल वालों को, सभी मुलजिमों को दोष मुक्त कर दिया, वो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। अब पहला पॉइंट जो हाई कोर्ट ने कंसीडर किया वो पॉइंट ये था कि पत्नी ने जो इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई, उसे चोट आई, पति ने, ससुराल वालों ने मारपीट की और उसे चोट आई। इस चीज की कोई स्पष्ट रूप से डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई कि किस तरीके की चोट आई पत्नी को, कहां पर चोट आई पत्नी को, हाथ पर चोट आई, पैर पर चोट आई, सर पर चोट आई, इस तरीके का कुछ भी हवाला केस में नहीं दिया गया। जनरली आमतौर पर होता यही है कि 498A के मामले में सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाता है कि पति और ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान मुझे चोट आई, और इतने आरोप पर ही 498A का मुकदमा बना दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि चोट के बाबत कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई कि कैसे चोट आई, कहां चोट आई, किस जगह पर चोट आई, किसने क्या मारपीट करी, ऐसे मामले में स्पष्ट आरोप ना होने की वजह से, यानी वेग एलिगेशंस होने की वजह से इस तरीके के आरोप पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, उससे कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चोट का कोई भी हवाला, कोई भी डिस्क्रिप्शन केस में नहीं दिया गया कि आखिर चोट आई तो चोट आई कैसे, कहां पर चोट आई, शरीर के किस हिस्से पर चोट आई, इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई। अब दूसरा पॉइंट जिस पर कोर्ट ने ध्यान दिया वो ये था कि इस तरीके का आरोप तो 498A के मामले में लगा दिया जाता है कि ससुराल में मारपीट की गई, मारपीट के बाबत चोटें आई, लेकिन उस चोट के बाबत कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल चेकअप कराया गया या नहीं कराया गया, किसी चिकित्सक से सलाह ली गई, कोई मेडिकल ओपिनियन ली गई, किसी ट्रीटमेंट के कोई कागज, कोई पेपर, कोई इलाज, कोई दवा, इस तरीके की कोई भी बात केस में नहीं दिखाई जाती। ना ये बताया जाता कि अगर चोटें आई तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ, किस डॉक्टर के पास हुआ, भले सरकारी हॉस्पिटल में हुआ या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, कोई इलाज हुआ या नहीं भी हुआ, क्योंकि अगर चोटें आई हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी हुआ होगा। सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया जाता है कि चोट आई, लेकिन उसके बाद कोई ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया, कोई मेडिकल एविडेंस केस में नहीं दी जाती। इस चीज का भी ध्यान कोर्ट ने रखा, इस चीज को भी ध्यान दिया कि चोट आने के बाद अगर कोई मेडिकल एविडेंस उन चोटों के बाबत, उस इंजरी के बाबत नहीं है तो उस चीज को पूरी तरीके से कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब तीसरा पॉइंट जिस पर कोर्ट ने ध्यान दिया वो ये था कि दहेज की मांग और प्रताड़ना को लेकर आरोप तो लगा दिया जाता है, लेकिन इस बात को कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि वाकई दहेज की मांग होती थी, मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना होती थी, इस बात को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र गवाह यानी इंडिपेंडेंट विटनेस कोर्ट में बुलाकर उसकी गवाही नहीं कराई जाती, जो ये बात बताए कि हाँ इस बात में बहुत सच्चाई है कि इस महिला से, पत्नी से दहेज की मांग की जाती थी, मांग पूरी ना होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। अब विटनेस कोई भी हो सकता है, आस पड़ोसी भी हो सकते हैं, लड़की के माँ बाप भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा गवाह जो उस समय मौजूद हो
जिस समय दहेज की मांग या प्रताड़नाएं की गई हों। इस तरीके का कोई भी स्वतंत्र गवाह कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता जो ये बता सके कि हाँ वाकई में सच में दहेज की मांग और प्रताड़नाएं महिला पर की जाती थी। इस चीज को भी कोर्ट ने कंसीडर किया। चौथा पॉइंट जिस पर कोर्ट ने रिलाई किया, कंसीडर किया, वो ये था कि प्रताड़ना के, दहेज की मांग के, मारपीट के आरोप तो लगा दिए जाते हैं कि ससुराल वालों ने, पति ने, सभी ने दहेज की मांग की, सभी ने प्रताड़ित किया, मारपीट की, लेकिन कोई डिस्क्रिप्शन, कोई विवरण, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता कि किस प्रकार से महिला को प्रताड़ित किया गया, किस व्यक्ति ने किस समय पर क्या कह के दहेज की मांग की, दहेज की मांग पूरी न होने पर किस व्यक्ति ने किस समय किस तरीके से मारपीट की, या किस प्रकार से महिला को प्रताड़ित किया गया, उसको खाना नहीं दिया या फिर उसके साथ गाली गलौज की या अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया या उसे ताने दिए गए। इस तरीके का विवरण नहीं दिया जाता केस में कि किस तरीके से महिला को प्रताड़ित किया गया, और एक जनरल एलिगेशन लगा दी जाती है कि सभी ने प्रताड़ित किया, मारपीट की, दहेज की मांग की, लेकिन कोई विवरण, कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में भी उस आरोप पर, उस एलिगेशन पर रिलाय नहीं किया जा सकता, उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक वेग और ओमनीबस एलिगेशन होती है और उस एलिगेशन में, उस आरोप में कोई भी स्पष्टीकरण नजर नहीं आ रहा होता। तो दोस्तों ये हैं वो 4 पॉइंट, ये हैं वो अहम 4 पॉइंट जिस पर हाई कोर्ट ने रिलाय किया, कंसीडर करते हुए पतियों को 498 के मामले से सभी मुलजिमों को दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया। तो दोस्तों इस जजमेंट का नाम है सैयद हसीना बेगम वर्सेस सैयद फैरुल अली। गुवाहाटी हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। अगर आप चाहें तो आप भी इस जजमेंट का बेनिफिट अपने केस में ले सकते हैं। अगर आपके केस के फैक्ट्स, आपका जो 498 का केस चल रहा है उसके फैक्ट्स और इस केस में जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं और जो फाइंडिंग्स कोर्ट ने दी हैं वो आपके केस से मैच खाती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।